तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSL जी में 15 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया और काउंसलिंग को लेकर के आ रही है बड़ी अपडेट। वहीं NRS डिलीट मामले में सुप्रीम कोर्ट की आर्डर की अपडेट। BPSC TRE 2.0 शिक्षक भर्ती में PRT के लिए आवेदन हुई है शुरू। UP SSC से लेखपाल भर्ती के रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहीं PT 2023 से पहली भर्ती अनाउंस हो गई है और तथा शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई सभी खबरों को विस्तार पूर्वक आज के इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए। तो आइए साथियों, देखते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करेंगे BPSC TRE 2.0 शिक्षक भर्ती में प्राथमिक यानी PRT लेवल के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के ऑफिशियल शासनादेश के बारे में। तो आप सभी लोग देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से BPSC TRE 2.0 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण शासनादेश निर्गत कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत PRT के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की बात की गई है। जानते हैं खबर विस्तार से। विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों के सापेक्ष जिसमें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 1401 पदों एवं विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के समाहित किए गए कुल 50,263 रिक्त पदों के आलोक में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित संशोधित तिथियां एवं अन्य निर्देश निर्गत किए गए हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं विज्ञापन में प्रकाशित और संशोधन क्या हुआ है। विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान करने की अंतिम तिथि 17/11 और विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की प्रक्रिया को शिथिल किया जाता है, परंतु निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11/2023 यथावत ही रहेगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 25/11/2023 है, जो अविस्तारणीय है, जिसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। तीसरा पॉइंट है भुगतान निबंधन एवं ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, जिसमें संशोधन किया गया है 16/11/2023 से 25/11/2023 तक कर दिया गया और 25/11/2023 इसकी लास्ट डेट है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वह नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और वह वर्ग 1 से 5 में विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा पूर्व से प्राप्त यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। यानी आप सभी को बता दें, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में TRE 2.0 का जो फेज शुरू किया गया है, जिसमें अब PRT में भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट 2 नंबर कि जिन्होंने जो है 6 से 8 वर्ग या अन्य जो 9 से 10 है या 11 से 12 है उसका आवेदन पूरा कर दिया है और अब वो PRT में भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो अब अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उनको जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड ID है उसे लॉगिन करके डैशबोर्ड पर 1 से 5 विद्यालय से संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है और वह वर्ग 1 से 5 तक के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य वर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन, परीक्षा शुल्क का भुगतान एवं अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को करेंगे। रजिस्ट्रेशन के उपरांत उपलब्ध कराए गए यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना, विवरणी एवं जानकारी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.big.nic.in पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन बने तो आवश्यक एवं विस्तृत दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें। दिनांक 4/11/2023 एवं 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के इस विज्ञापन की समरी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि BPSC द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए भी आवेदन दिनांक 16/11/2023 से 25/11/2023 तक लिए जाएंगे और अब कक्षा 6 से 12 तक की रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की अंतिम तारीख 17/11/2023 होगी बिना शुल्क के। बाकी तिथि वही रहेंगी और BPSC TRE
2.0 से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट थी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, बीपीएससी से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसके माध्यम से आप सभी को बता दें महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। साथियों, बीपीएससी की तरफ से लगातार संशोधनों के आदेश निर्गत किए जाते रहे हैं और कुछ न कुछ परिवर्तन बार बार विज्ञापन में किया जा रहा है। और इसी बीच जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं उन अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ी मांग है कि आवेदन में सुधार का मौका संघ ने की है मांग। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक बाली के दूसरे चरण के तहत रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख मंगलवार को समाप्त हो गई, लेकिन कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण के अभाव में अभ्यर्थियों ने फार्म गलत दिया। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव व मीकू पाल ने बताया कि फार्म कैसे भरें, इस पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया था। आवेदन में बहुत से ऐसे कॉलम थे जिसको लेकर अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति थी। अभ्यर्थियों ने विषय संयोजन में काफी गलतियां की, जिसके चलते उनका आवेदन गलत हो गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने यह भी बताया कि रजिस्ट्रेशन तिथि के अंतिम दिन बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि अभ्यर्थियों को विषय का चयन उम्र में छूट के आधार पर नहीं किया जा सकता, लेकिन लाखों अभ्यर्थियों ने अन्य विषय के ऑप्शन को चुन लिया, जिससे उनका आवेदन गलत हो गया है और ऐसे में अब उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं उनका आवेदन निरस्त ना हो जाए। ऐसे में बीपीएससी को आवेदन में सुधार का मौका देना चाहिए। अब देखना यह है क्या बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से आज या कल में कोई नया ट्वीट आता है और इसमें संशोधन की बारे में उनको जानकारी उनके द्वारा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जो भी अपडेट आगे होगी बीपीएससी भर्ती से जुड़ी हुई आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी में 6 सदस्यों के पद 10 माह से खाली हैं। इंटरव्यू कई भर्तियों के हुए हैं फंसी। जनवरी 2023 में 3 सदस्यों का जो है पूरा हुआ कार्यकाल, सीधी भर्ती 2016 की प्रक्रिया अब तक फंसी हुई है। एक तरफ सरकार का ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर है, वहीं दूसरी तरफ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसे महत्वपूर्ण आयोग में 6 सदस्यों के पद 10 माह से खाली चल रहे हैं। इसका असर भर्तियों पर पड़ रहा है। हालत यह है कि 2016 की भी कुछ भर्तियों के अभ्यर्थी अपनी इंटरव्यू आदि प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष के साथ ही सदस्यों के 8 पद स्वीकृत हैं। 3 सदस्य के पद 2022 से खाली हैं। वही जानकारी जनवरी 2023 में 3 सदस्य अरुण सिन्हा, डॉक्टर सीमा रानी, डॉक्टर ए के अग्रवाल का कार्यकाल पूरा हो गया। इसके बाद से लगभग 10 महीने से 6 सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं। वहीं 2 सदस्य अभी काम कर रहे हैं और सदस्यों के पद रिक्त होने की कारण बता दें यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आयोजित परीक्षाओं के इंटरव्यू पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। खासकर सीधी भर्ती के 2016 के अभ्यर्थी भटक रहे हैं। नियमानुसार हर परीक्षा में आयोग का एक सदस्य नोडल होता है। ऐसे में वह उस परीक्षा के इंटरव्यू बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता। इसकी वजह से एक ही सदस्य इंटरव्यू बोर्ड की अध्यक्षता कर रहा है, जिसकी वजह से 2016 में विज्ञापित सहायक सांख्यिकी अधिकारी ASO 49 पद, सहायक शोध अधिकारी ARO 2 पद, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक 62 पद समेत कुछ अन्य भर्तियों के इंटरव्यू फंसे हुए हैं। वहीं आपको बता दें सदस्यों की नियुक्ति के लिए सरकार की तरफ से आवेदन मई में मांगे गए थे। सदस्यों के लिए आवेदन खास यह है कि मई में नियुक्ति के एवं कार्मिक विभाग की ओर से आयोग में सदस्यों के 3 पदों पर नियुक्ति या चयन के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार आयोग से लगभग 1100 पद के इंटरव्यू अभी लंबित हैं। अगर कुछ सदस्यों की तैनाती शासन की ओर से कर दी जाए तो इन लंबित भर्तियों को शीघ्र पूरा किया जा सकता है। वहीं अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लेखपाल भर्ती के फाइनल रिजल्ट को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से 8085 पदों पर लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में डीबी की प्रक्रिया गतिमान अवस्था में है और 30 नवंबर तक डीबी चलेगी। और उसके बाद आप सभी को बता दें इसका रिजल्ट की तैयारी जो है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से की जा रही। हालांकि रिजल्ट को लेकर के कुछ पेच फंसे हुए हैं, जिसमें एक प्रमुख पेच है एक प्रश्न के विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है मामला लंबित होना। हालांकि आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से उस मामले का डिसीजन इसी महीने आने की उम्मीद है, लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से इस मामले को लेट में लिस्टेड किया जा रहा है, यानी नीचे लिस्टेड किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट सुनवाइयों में, क्या नवंबर माह में इसका डिसीजन आएगा। अगर नवंबर माह में डिसीजन आ जाता है तो रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा, अन्यथा आपको बता दें रिजल्ट 2024 की ओर खिसकता नजर आ रहा है। तो देख लेते हैं क्या अपडेट है। शासन की प्राथमिकता के अनुसार लेखपाल भर्ती परिणाम देने की तैयारी चल रही। इसी के साथ पीटी की भी स्क्रीनिंग आदि की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। इसके बाद अन्य लंबित परीक्षाओं के इंटरव्यू व अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रवीण कुमार अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहा है। तो देखना ये होगा क्या 2023 में ही लेखपाल भर्ती पूरी होगी या इसकी अंतिम नियुक्ति प्रक्रिया 2024 की ओर खिसकती नजर आएगी। जो भी अपडेट होगी आगे इससे जुड़ी हुई इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को समय समय पर डिस्कस करते रहेंगे। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ।
बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई न करने पर 27 बीएसए को नोटिस। परिषदीय स्कूलों में अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई न करने और उनका ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड न करने वाले 27 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इन बीएसए को 20 नवंबर तक संपूर्ण ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने वालों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों के परिषदीय स्कूलों में 100% शिक्षक स्कूलों में उपस्थित रहे। इसके लिए बीएसए को जिम्मेदारी दी गई है कि वह टीमें गठित कर स्कूलों का निरीक्षण करें। बीते सितंबर में 6,766 और अक्टूबर में 7,761 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। जिन जिलों के बेसिक को नोटिस भेजी गई उनमें महाराजगंज, गौतम बुद्ध नगर, कुशीनगर, संत कबीर नगर एवं जालौन सहित 27 जिले के बीएसए सम्मिलित हैं। तो अब देखना ये होगा कि बीएसए पर जब इस तरीके की बड़ी कार्रवाई होती है तो क्या उसका प्रभाव परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति पर देखने को मिलेगा या ऐसे ही लेट लतीफी बेसिक शिक्षा विभाग में हमेशा चलती रहेगी। एक और बड़ी खबर के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। 1 दशक लड़ाई, प्रिंसिपल बनने का सपना अधूरा। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के जरिए प्रिंसिपल बनने का सपना तकरीबन 1 दशक बाद भी पूरा नहीं हो सका है। एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 632 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 2013 के अंत में शुरू हुई भर्ती पहले तो 9 साल तक कानूनी दांवपेच में उलझी रही। लंबी लड़ाई के बाद चयन बोर्ड ने 11 से 13 नवंबर 2022 के बीच 632 में से 581 पदों का परिणाम घोषित किया था। इनमें से तकरीबन आधे शिक्षक ही कार्यभार ग्रहण कर सके थे कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चयन प्रक्रिया में 9 साल का समय लगने पर फरवरी 2023 में भर्ती निरस्त कर दी। इसके बाद से चयन बोर्ड और चयनित प्रधानाचार्यों की अपील डबल बेंच में विचाराधीन है और अभी तक मामले का निस्तारण नहीं किया जा सका है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, बात कर लेते हैं तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तदर्थ शिक्षकों को उनकी नौकरी से हटा दिया गया है। तो इसको लेकर के अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तदर्थ शिक्षकों को हटाने का विरोध करेगा माध्यमिक शिक्षक संघ। काली पट्टी बांधकर शिक्षक करेंगे विरोध प्रदर्शन। प्रदेश में माध्यमिक के एडेड विद्यालय में काम कर रहे तदर्थ शिक्षकों को हटाने के निर्णय पर माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट व्यापक विरोध करेगा। इसकी शुरुआत 16 नवंबर को जिलों में विद्यालय स्तर पर प्रदर्शन से होगी। संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक शासन ने जल्द अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो नियमित आंदोलन शुरू किया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष चेतन नारायण सिंह व मंत्री रामबाबू शास्त्री ने कहा कि हम तदर्थ शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। संगठन उनकी सेवा सुरक्षा के लिए हर संभव संघर्ष करेगा। पहले चरण में 16 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में इकाई अध्यक्ष व मंत्री के नेतृत्व में अपने अपने विद्यालय पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। संघ के प्रांतीय संयोजक IT सेल संजय द्विवेदी ने कहा कि सरकार ने तदर्थ शिक्षकों का बकाया वेतन जारी करने का निर्णय तो अच्छा लिया, लेकिन उनकी सेवा समाप्ति का निर्णय घातक है। इसमें कई शिक्षक 25 तो कुछ 30 साल से विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षक संघ उनके साथ हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा। जल्द ही अगर इस पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो फिर से आंदोलन तेज किया जाएगा और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और वास्तव में आप सभी को बता दें, अब इन शिक्षकों को बाहर करने का कहीं ना कहीं जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो भी एक घातक डिसीजन है, क्योंकि अब इनके लिए कोई और ऑप्शन आप सभी को तलाशना चाहिए था। क्योंकि अब इनकी ये दशा हो गई कि धोबी के घर का कुत्ता घर का रहना घाट का, और ऐसी स्थिति में अब ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब ये दूसरी नौकरी के लायक भी नहीं बचे हैं और इनके हाथ में जो जीविका कमाने का साधन था वो आप ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी एक अजीब तरीके से चल रहा है। एक बार अभी आपने देखा है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में उन्होंने उसको मौलिक अधिकारों से जोड़ते हुए डिसीजन दिया। यहाँ आप किसी की जीविका छीन रहे हैं तो क्या ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? इनके लिए समाधान आपको सोचना चाहिए था कि क्या किस तरीके से इनका समाधान किया जा सकता है और भविष्य में जो तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति है उसको पूरी तरीके से रोकना चाहिए था, ना कि चयनित जो तदर्थ शिक्षक 25 से 30 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं उनको बाहर करना चाहिए था। लेकिन कुल मिलाकर के डिसीजन हो चुका है, सरकार ने एक्शन मोड में कार्य कर दिया है। अब देखना ही होगा क्या सरकार आंदोलन से इस मामले में अपने आदेश को वापस लेगी और तदर्थ शिक्षकों की बहाली फिर से होगी, या ऐसे ही इनको अब दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिसको डिस्कस करते हैं। यानी मनचाहे तबादले के लिए देनी होगी परीक्षा। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। मनचाहे तबादले के लिए गुरुजी को अब परीक्षा पास करनी पड़ेगी। सरकार शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया में एक नया बिंदु जोड़ने जा रही है। इसके तहत परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को मनचाहे स्कूल में तैनाती के लिए अब कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT पास करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय एवं कंपोजिट विद्यालयों के लिए श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन भी इसी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश के स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार यह नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत मेरिट के आधार पर शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि मेरिट के आधार पर शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने से शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और वह अधिक से अधिक बेहतर परिणाम दे सकेंगे। सभी जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद की माने तो परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई। अगले महीने से इसे लागू किया जाएगा। शुरुआत मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों से की जाएगी। इसके लिए श्रेष्ठ शिक्षकों को चुनने के लिए यह परीक्षा ली जाएगी। सरकार प्रदेश के सभी जिलों में एक एक मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय खोलने जा रही है और
प्रतिवर्ष हो सकेगा स्थानांतरण। प्रदेश के 24,000 कंपोजिट विद्यालयों में भी शिक्षकों के चयन के लिए सीबीटी का आयोजन किया जाएगा। हर साल शिक्षकों के मनचाहे स्थानांतरण के लिए इसी तरह के माध्यम से चयन किया जाएगा। प्रदेश के 1.39 लाख परिषदीय स्कूलों में इस समय 4.55 लाख शिक्षक तैनात हैं। कुल मिलाकर के अब मन चाहे तबादले के लिए सीबीटी एग्जाम पास करना होगा शिक्षकों को। और ये बड़ी अपडेट है साथियों। बेसिक शिक्षा विभाग हर रोज एक नया इम्प्लीमेंटेशन लेकर के आ रहा है, लेकिन उसके सफल संचालन में कहीं ना कहीं वो उतना सफल नहीं हो पा रहा है। अब देखना होगा क्या इसकी ये महत्वाकांक्षी योजना पूरी हो पाएगी या ये भी एक लंबित या ठंडे बस्ते में जाती नजर आएगी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में समूह ग और घा के पदों पर भर्तियां की जाती हैं। इसी बीच आप सभी को बता दें, यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 के रिजल्ट को लेकर के यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और इस बीच यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 के आधार पर पहली वैकेंसी लगभग जो संभावित है उसकी घोषणा भी कर दी गई है। ग्राम विकास विभाग में रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। ग्राम विकास विभाग और उसकी संस्थाओं में रिक्त पद भरे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग में रिक्त पदों को भरा जाए। उप मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, ग्राम विकास संस्थान में रिक्त पद जल्द भरे जाने की उम्मीद बढ़ गई है। उप मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद ग्राम विकास विभाग रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा रहा है। विभागीय रिक्त पदों जिनके लिए भर्ती आयोग के माध्यम से होनी है, उसके लिए आउटसोर्स और संविदा पर भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं जिनमें भरा जाना है। बताया जाता है कि विभाग और विभागीय संस्थाओं में 1000 से अधिक पद मौजूदा समय में रिक्त पड़े हैं। केशव मौर्य ने रिक्तियों को भरे जाने का निर्देश हाल ही में विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में दिए थे, जिसमें उन्होंने यह भी कहा था कि मनरेगा श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से पत्राचार किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत महिला मेड का चयन नहीं किया गया वहां अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि यूपी समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और यहां पर विभागों में रिक्त पद नहीं रखे जाने चाहिए। अब देखना ये होगा कि इन रिक्तियों पर भर्ती के विज्ञापन पीटी 2022 से आएंगे या पीटी 2023 से, जिसके ज्यादातर चांसेस यही कि पीटी 2023 के माध्यम से इन रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, बात कर लेते हैं एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट आर्डर से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट में आर्डर रिजर्व कर लिया गया है। रिटर्न सबमिशन की प्रक्रिया आप सभी को बता दें शुरू हो चुकी है और सभी पक्ष अपने अपने रिटर्न सबमिशन तैयारी करने में लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर डिलीवर होगा उसमें रिटर्न सबमिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा, क्योंकि आप सभी को बता दें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक मैराथन बहस के बाद आर्डर रिजर्व किया गया है, तो उस मैराथन बहस में कहीं ना कहीं ढेर सारे साक्ष्य होने के बावजूद भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों का पक्ष जो है वो कमजोर रहा है। तो अब उस कमजोर पक्ष को और अधिक स्ट्रांग करने के लिए आपका रिटर्न सबमिशन काफ़ी अच्छा और धमाकेदार होना चाहिए। जितने भी एविडेंट आपके फेवर में है उन सभी एविडेंट को आप अपने रिटर्न सबमिशन में सबमिट करें, जिससे एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की जीत सुनिश्चित हो सके। उम्मीद करते हैं जो भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी इस मामले में पक्षकार बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अपने पक्ष को और अधिक मजबूत करने के लिए सारी चीज़ों को एक साथ रिटर्न सबमिशन के रूप में सबमिट करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे पटना हाईकोर्ट का डिसीजन, उत्तराखंड हाईकोर्ट का डिसीजन, एनसीटी का लेटर और शिक्षा विभाग की जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी अनुमति लेटर और केंद्र सरकार की विभिन्न योजना जो समय समय पर एनआईएस को लेकर के शासन आदेश निर्गत होते रहे, उन सभी को जो है अपने रिटर्न सबमिशन के रूप में कोर्ट में सबमिट करेंगे। आप सभी को बता दें केवल फाइनल बहस के आधार पर ही नहीं को सुप्रीम कोर्ट आर्डर डिलीवर करता है, बाकी फाइनल बहस के बाद जो भी रिटर्न सबमिशन के रूप में एविडेंट आप सभी लोग सबमिट करेंगे उनके गहन विश्लेषण के बाद ही आर्डर लिखा जाता है और उसके बाद आर्डर डिलीवर होता है। तो कुल मिलाकर के देखना ये होगा कि रिटर्न सबमिशन में किस टीम का पक्ष कितना मजबूत होता है। जिस टीम का पक्ष जितना मजबूत होगा उसके जीतने के चांस सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होंगे। उम्मीद करते हैं कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से अपने पक्ष को रिटर्न सबमिशन में काफी मजबूती से रखा जाएगा और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो भी एडवोकेट हैं जैसे मीनाक्षी अरोड़ा मैम, उनकी तरफ से रिटर्न सबमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं बीएड और उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी रिटर्न सबमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और जल्द ही आप सभी को बता दें तीनों पक्षों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीएलएड मामले में रिटर्न सबमिशन की प्रक्रिया पूरी होती नजर आएगी और उसके बाद आप सभी शांत बैठकर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का इंतजार करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जो भी कोर कसर बहस में बची थी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से, वो सारी चीजें अब रिटर्न सबमिशन के माध्यम से कंप्लीट करते हुए अपने पक्ष को और मजबूत किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आने वाला सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के ही फेवर में आएगा। इससे आपको बता दें 12 लाख से अधिक एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को लाभ मिलने वाला है संपूर्ण देश में। और चूंकि आपको बता दें एनआईएस डीएलएड के जीतने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि बीएड तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने पीआरटी से बाहर कर दिया है, तो एनआईएस डीएलएड और
जनरल डीएड में डिफरेंस करना सुप्रीम कोर्ट के लिए कहीं ना कहीं कठिन हो सकता है। बाकी जो अन्य राज्यों के हाई कोर्ट के डिसीजन है वो आपका पलड़ा भारी कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें बीएड और उत्तराखंड सरकार को झटका लग सकता है। एनएस डीएलएड अभ्यर्थियों की एक बड़ी जीत निकलकर सामने आ सकती है। बाकी सारी चीजों की लेटेस्ट और सही सटीक जानकारी के लिए आप लोग जुड़े रहें। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट और 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में फाइनल आदेश आ चुका है और अब 12,460 शिक्षक भर्ती के चाहे 19 जनपद हो चाहे 51 जनपद के अभ्यर्थियों सभी की तरफ से एक पहली प्रायोरिटी है, वो है अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के कार्यक्रम को जल्द से जल्द घोषित कराने को लेकर के। आप सभी को बता दें जैसा कि पिछली वीडियोज में मैंने आप सभी के साथ जानकारी शेयर की थी कि 12,460 शिक्षक भर्तियों की तरफ से 16 तारीख को SCRT पर धरना और प्रदर्शन आंदोलन आयोजित किया गया है और वो धरना प्रदर्शन जो किया जाएगा वो अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के काउंसलिंग शेड्यूल आदि को लेकर के ही आयोजित किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें ब्रजेश यादव एंड टीम की तरफ से इस धरने प्रदर्शन को समर्थन नहीं दिया गया है, यानी शून्य जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से जो SCRT पे नियुक्ति को लेकर के धरना प्रदर्शन करना था, अधिकारियों से मुलाकात करनी थी, अपनी काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह के बारे में विस्तृत रूप से उसको लेकर के शून्य जनपद वाले अभ्यर्थियों ने अपना समर्थन नहीं दिया है। केवल 51 जनपद वाले अभ्यर्थियों की तरफ से 16 तारीख को SCRT पे धरना प्रदर्शन आंदोलन आयोजित करने के बाद अधिकारियों से मुलाकात करते हुए 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के ज्ञापन दिया जाएगा और विस्तृत चर्चा की जाएगी। अब इसी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही कि 12,460 शिक्षक भर्ती के सभी साथियों हमारी लड़ाई शुरू से भर्ती को अंतिम पदों तक पूरा कराने की थी और उसके लिए अभी जारी है। जब तक नियुक्ति पत्र सभी को नहीं मिल जाते हैं तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन साथियों कुछ लोग अभी भी हैं तुच्छ सोच वाले लोग जो शून्य जनपद और 51 जनपद की कर रहे हैं और जिसका कोई अब मतलब नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसमें शून्य जनपद और 51 जनपद दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए दिया है। अब हम सभी 12,460 शिक्षक भर्ती के आवेदक और सभी को नियुक्ति मिलेगी, अंतिम पदों तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो अब चाहे शून्य जनपद हो चाहे 51 जनपद हो सभी को लड़ाई लड़नी है अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के। और अब भर्ती अंतिम पदों तक होगी और भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कराने के लिए संघर्ष करना होगा। जब तक नियुक्ति के लिए शेड्यूल जारी नहीं होगा हम लोग तब तक नहीं हटेंगे, क्योंकि जब शेड्यूल जारी हो जाएगा तो प्रक्रिया गतिमान हो जाएगी और ऐसे में जो विरोधी सुप्रीम कोर्ट में जाकर भर्ती को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं उनके मंसूबों को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग सकता है। साथियों आप किसी के बहकावे में नहीं आए और 16 नवंबर को SCRT पर सभी साथी पहुंचे, क्योंकि अब अकेले कुछ नहीं होगा, संख्या बल की बहुत जरूरत है। और हमारी भर्ती की बहनों से निवेदन है कि अब आप लोग साथ दो आकर, क्योंकि अब तो कोई बहाना नहीं है ना विभाग न सरकार के पास। अब अगर हम सभी एकजुट होकर के संख्या बल के साथ 1-2 दिन बैठ गए तो विभाग तत्काल शेड्यूल जारी करेगा और हम सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और इसलिए आप सभी भाई बहन अपनी जिम्मेदारी समझें और किसी नेता के फालतू बातों में ना आए और 16 तारीख को लखनऊ आए और SCRT में धरना प्रदर्शन जो आयोजित किया जाना है अपनी भर्ती प्रक्रिया के विस्तृत कार्यक्रम को लेकर के उसमें पार्टिसिपेट करें। 10 बजे सुबह मिलना है 16 तारीख SCRT निशातगंज लखनऊ में। तो सभी 12,460 शिक्षक भर्तियों में जुड़े हुए अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप सभी लोग अगर अपनी नियुक्ति यथाशीघ्र शुरू करवाना चाहते हैं तो आप सभी को 16 तारीख को लखनऊ जरूर पहुंचना चाहिए, धरना प्रदर्शन आंदोलन में पार्टिसिपेट। ये कोई लड़ाई नहीं, अपने अब जो कोर्ट से आपको जीत मिली उसके अनुपालन को लेकर के एक तरीके के रिक्वेस्ट का धरना प्रदर्शन है। उम्मीद करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती 16 जनपद 51 जनपद को आपस में छोड़कर एक साथ लड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक साथ नियुक्ति के लिए ही डिसीजन जारी किया गया है। तो ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के 17 तारीख के महाआंदोलन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी चाहे आरक्षण विसंगति वाले हों चाहे 6800 चयन सूची वाले हों सभी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है इस धरने प्रदर्शन आंदोलन का, और जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए एक सकारात्मक और अच्छी खबर है। क्योंकि आप सभी को बता दें जो भास्कर सिंह भाई की तरफ से आह्वान किया गया है लड़ाई लड़ने का आरक्षण पाने के लिए, यानी अपना हक और अधिकार पाने के लिए, वो एक स्वागत योग्य एवं सकारात्मक कदम है। और अगर 17 तारीख को दोनों टीमें आपस में मिलकर, दोनों टीमें कौन सी जो 19,000 सीटों की मांग कर रही हैं और दूसरे 6800 चयन सूची वाले मिलकर लड़ाई लड़ते हैं तो 17 तारीख का दिन आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, क्योंकि ये आपका जो समय है ये काफी महत्वपूर्ण है और इसमें आप सभी का जो भी कार्य किया जाएगा वो कहीं ना कहीं रिजल्ट के रूप में परिणित हो सकता है। अब देखना यह है कि 17 तारीख का जो धरना प्रदर्शन है उसमें कितनी संख्या में आप सभी लोग पहुंचते हैं अपने हक अधिकार और नौकरी के लिए, क्योंकि आप सभी को बता दें इस समय चुनावी माहौल है और ऐसे में विपक्ष जो है आप सभी के साथ में आकर के पूरा चुनावी लाभ उठाने का प्रयास करेगा। ऐसे में आप सभी लोग जानते हैं कि आपके मुद्दे को मुख्य विपक्षी पार्टी के
मुखिया अखिलेश यादव जी ने भी ट्विटर के माध्यम से उठाया था। अब अगर वो सड़क पर आंदोलन में आप सभी का सहयोग करते हैं तो ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि हम 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी कितना प्रयास कर रहे हैं अपने हक और अधिकारों के लिए, क्योंकि हम प्रयास करेंगे तो हमारे पीछे कोई खड़ा हो सकता है, अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो हमारे पीछे कोई नहीं खड़ा हो सकता है। साथियों, ये 17 तारीख का धरना प्रदर्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मामले में 20 तारीख को कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है और वहीं 28 तारीख से शीतकालीन सत्र भी विधान मंडल का शुरू हो रहा है। और ऐसे में अगर आपके मामले को ज़्यादा हाईलाइट होता है तो विपक्ष जो है सदन में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा और सदन की कार्रवाई डिस्टर्ब करेगा आपके मामले को निस्तारण को लेकर के। इसके लिए जरूरी है कि आप सभी का जो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लान के अकॉर्डिंग धरना प्रदर्शन होता है तो आपकी जीत सुनिश्चित है और नवंबर माह में ही आप सभी का कल्याण हो सकता है। लेकिन ये आप सभी के प्रयासों पर निर्भर है। उम्मीद करते हैं कि 17 तारीख एक धमाकेदार और बहुत बड़ा दिन होने वाला है, एक परिवर्तन का दिन होने वाला है आप सभी के लिए। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई को सफल बनाए, जिससे आपको आपकी नौकरी मिल सके और आप स्वाभिमान के साथ अपने जीवन का यापन कर सकें। उम्मीद करते हैं अब 6800 चयन सूची वाले और 19,000 सीटों की मांग करने वाले अभ्यर्थी एक साथ आकर के 17 को लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपका हक और अधिकार नहीं मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आज की जो भी जानकारी हमने वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर की है वो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी के संघर्ष की जीत हो।